DGISPR जो है उन्होंने बड़ा आर्टिकुलेट वे में, इंटेलेक्चुअल वे में और बड़ी अच्छी उर्दू बोली और उनका कहने का लुब-ए-लबाब ये था वो किसी सियासी नज़रिए की तरफ राग़िब नहीं है। और अगर उनकी ये बात 100% सही मान भी ली जाए तो क्या पाकिस्तान की वो अवाम जो इस अक्सरियत में है और जिनको इमरान खान साहब ने राइटली और रॉन्गली ये बता दिया हुआ है कि ये एक लंदन प्लान के तहत PDM की गवर्नमेंट चल रही है, मौजूदा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत की पुश्त पे है, मौजूदा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी एमा के ऊपर इमरान खान पे केसेस हो रहे हैं, वो सियासत में अपना पूरा भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। क्या DGISPR की बहुत मुतासिर कुन गुफ्तगू भी अक्सरियती अवाम जिनको इमरान खान साहब ने ट्रेंड किया है मेंटली तौर पे फ़ौज के हवाले से, मैं ये लफ्ज़ अभी यूज़ नहीं कर रहा फ़ौज के ख़िलाफ़, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ौज के हवाले से उस तासर को ख़त्म कर सकेगी जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम के जहनों में फ़ौज, उसके पोलिटिकल आइडियाज़, उसकी पोलिटिकल एंगलिंग मुबैना और लंदन प्लान वगैरह इनके हवाले से कायम कर दिया है। ये एक बुनियादी सवाल इसलिए है क्योंकि सियासी जंग अच्छी लगती है, हर जगह होती है। ये वाहिद और पहली जंग है जो इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान के कौमी इदारों और पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट के दरमियान जारी है। इससे पहले हमने ये मंजर 1970 में देखा था, शेख मुजीब जो पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी के लीडर थे, अवामी जो उनकी पार्टी थी, और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की टक्कर थी। ऑब्वियसली इलेक्शन का रिजल्ट आने के बावजूद, इलेक्शन होने के बावजूद मुल्क दो लख्त हो गया। मैं बिल्कुल यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को आज की फ़ौज से, और ना मैं शेख मुजीब को रिलेट कर रहा हूँ इमरान खान से, क्योंकि जो पावर शेख मुजीब के पास थी जो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव थी, इलाकाई नेशनलिज़म, कौमियत, बंगाली नेशनलिज़म, वो इमरान खान के पास नहीं है, और खुदा का शुक्र है नहीं है, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। एक बहुत बड़ा सूबा जिसकी मेजॉरिटी थी और वो सूबाइयत की बुनियाद के ऊपर, ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर, कौमियत की बुनियाद के ऊपर अलहदगी का मुतालबा कर रहा था या पावर लेने का, वो इमरान खान के पास प्रिविलेज नहीं है। उसको प्रिविलेज कह लें या नेगेटिविटी कह लें, वो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो जहर इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम के जहनों में घुल चुका है, चाहे सही तौर पे घोला गया या गलत तौर पे घोला गया है, क्या DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस या फ़ौज का ये ऐलान कि वो न्यूट्रल है वो काफ़ी है? फिर उससे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 14 तारीख को इलेक्शन का, वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। अभी परसों हेयरिंग है, 27-28 तारीख तक 27 तारीख तक कोई मुज़ाकरात की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आज तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन से ऊपर भी चले जाएं, अगर सियासी पार्टीज़ मान जाए तो हम देख लेंगे कि 14 मई की डेट के ऊपर क्या किया जाए। लेकिन इस पर भी PDM आमादा नहीं है। इमरान खान ने कह दिया है कि जुलाई तक वो इलेक्शन के लिए तैयार है, कि अगर जुलाई में इलेक्शन होते हैं उसमें मुज़ाकरात तैयार, लेकिन PDM की तरफ से कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। उसके वजूहात डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फैक्ट यही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का डिसीजन जो है इंप्लीमेंट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट और रूल ऑफ लॉ और दस्तूर और आइन की क्या अहमियत रह जाएगी इस मुल्क में, ये दो बड़े अहम सवाल हैं। और मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत बहुत वेलकम। आमिर इलियास राना साहब, नज़ीर लगारी साहब और अजहर जावेद साहब। भट्टी साहब, पहला सवाल, फ़ौज का आज बयान आया, बड़ा उन्होंने बग़ैर जज्बाती हुए जिस तरह एक फ़ौजी अफसर को करना चाहिए, बड़ा ठोक बजा के ठोस अंदाज में बात की, लेकिन क्या ये काफ़ी है लोगों के जहनों से निकालने के लिए जो इमरान खान ने भर दिया फ़ौज को लेकर? हाँ, नहीं देखें, आपने जैसे कहा कि सही तय है या गलत है, कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह दो इदारे रह गए हैं, मैं तो अक्सर कहता हूँ एक फ़ौज है और एक अदलिया है। अदलिया रह गई है, मतलब यानी दो जो अल्लाह करे कि ये रह जाएं, जो बाकी थोड़ी बहुत भरम रह गया ये रह जाए। तो एक तो ये है कि जिस तरह आज कल अदलिया के बारे में है, अब ये सही है या गलत है ये वक्त तय करेगा, कहाँ से गलती किससे हुई ये भी वक्त तय करेगा। लेकिन उधर भी है कि हम ख्याल जजेज़ हैं और बाकी सारा कुछ हो रहा है, और इधर भी चढ़ाइयाँ इमरान खान साहब, मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल्स, हैंडलर्स और साजिशी, पीठ में छुरा घोंपना, और यानी एक पूरा बयानिया चला चुके हैं। तो अल्लाह करे कि ये अल्लाह करे, अल्लाह तो अच्छे जाता है। आपका तज़किया क्या है, क्या ये काफ़ी है फ़ौज का ये कहना? इससे इमरान खान के मानने वाले
फ़ौज को माफ़ कर देंगे? जो फ़ौज के ऊपर जो पूरी FIR इमरान खान ने बनाई हुई, चाहे वो झूठी है या सच्ची है, जो भी है। नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं मानेंगे नहीं। माफ़ी मूफ़ी तो एक साइड पे रख के मानेंगे नहीं, क्योंकि वो मुसलसल इस पे तो बड़ी साहब, अगला सवाल ये है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं इन तलखियों के साथ, पहली बात तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे इन तलखियों के साथ, इस लड़ाई और इस जंग के साथ, कि फ़ौज को पता है कि एक बंदा जो है वो हम पे हमला कर रहा है, करता हुआ आ रहा है, और करते हुए वो आगे आके प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है, तो क्या हालात ऐसे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर बन पाए? देखिए, अभी पहली बात तो ये है कि इलेक्शन हो, वो अभी तो हम तो एक मफरूज़े बात कर रहे हैं, और अगर इलेक्शन हो जाते हो भी जाए, और अगर वो जीत भी जाते हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं, दूसरा मरहला है कि अगर वो जीत जाते हैं तो इस वक्त तो मुश्किल है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। क्योंकि वो वही बात है ना कि एक होती है मकबूलियत, एक होती है कबूलियत। तो मकबूलियत की गाड़ी को, लेकिन इमरान खान सोचते हैं कि ये वो दौर नहीं रहा जो शेख मुजीब का या भुट्टो साहब का वो दौर था। ये खुश फहमी है या सही फहमी है? सोशल मीडिया या पॉपुलैरिटी क्या कर पाएगी उनके हक में, उनको प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए आपके नज़दीक? नहीं, देखें, आप इदारों से लड़कर, इदारों को ऐलान जंग करके, आपकी सियासतदानों से तो ऐलान जंग हो सकता है, आपके सियासी मुखालफिन से भी हो सकता है, लेकिन इदारों से लड़कर सारा कुछ करके आना। लेकिन हाँ, हर तीन साल बाद यहाँ हालात बदलते हैं, हो सकता है 3 साल बाद हालात बदले हुए हों और वो। आमिर इलियास राणा साहब, DGI-SPR ने अपने आप को बहुत हद तक न्यूट्रल और सियासी नज़रिए से अलग साबित करने की कोशिश की है, बड़ी अच्छी उनकी आज की टॉक थी। लेकिन मेरा सवाल ये था वो आपसे भी ये कि जो इमरान खान साहब ने जिस तरह की कैंपेन चला दी अपने अवाम में और जो अक्सरियत बन गई है, क्या वो तासुर DGI-SPR या आगे आने वाले दिन जो है वो फ़ौज के हवाले से न्यूट्रलाइज हो सकेंगे फ़ौज के हक में? देखें, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है और उसका जवाब उतना ही मुश्किल है कि वो कर सकेंगे नहीं कर। उन्होंने जो कहना था ना, वो जो कर सकते थे कर चुके हैं। अब उनके अपने बस में भी कहानी नहीं है और कस के बल जो है ना वो तो खींचे जाएंगे। और आज का मैसेज भी बड़ा क्लियर है कि कुछ सियासी और कुछ बैरूनी एजेंसियों पे मुहित लोग ये काम कर रहे हैं। और ये बात ज़ाहिर है, अफवाज पाकिस्तान जब बात कर रही होती हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी तरह से इंटेलिजेंस नहीं, गैर मुल्की एजेंसियों के बेहस पे आपके ख्याल में क्या हो रहा है सर, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आमिर साहब? मतलब जो कुछ फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, बुनियादी सवाल आपका ये था ना कि इमरान खान साहब जो कुछ कहते रहे करते रहे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो उसमें कोई अभाम नहीं है कि क्लैरिटी, उन्होंने जहाँ कहा कि हम अवाम, पाकिस्तान, तमाम सियासी जमातें हमारे लिए एक जैसी हैं, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो हुकूमत पाकिस्तान होती है, जो वक्त की हुकूमत होती है, फ़ौज और उन्होंने मिल के चलना होता है। कोई पाकिस्तान की फ़ौज हुकूमत से अलग तो नहीं होती। और ये हर दौर का एक ही बयानिया होता है कि आप उसको कहें वन पेज नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है, और जब लड़ाई झगड़ा होता है हुकूमत और फ़ौज के दरमियान, वो भी सामने नज़र आ रहा होता है। फिर उनको न्यूट्रल कहें या आप कोई भी बुरे लफ्ज़ कह दें या बुरा भला कह दें, वो समझते हैं, पहुँचा हुआ है। लेकिन मसाइल ये हैं कि आपने पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है ना उसको ख़राब कर दिया है। उसके अंदर एक ऐसी गलाजत भर दी है जो कि बहुत बुरी तरह पाकिस्तान के अंदर सरायत कर गई है, जिसको जो कहते हैं ना कि वो नासूर को निकालना पड़ता है। और ये इसलिए है कि आप नौजवान नस्ल को प्रगंदा कर चुके हैं, तो उनको बताने के लिए एक टाइम लगता है कि आपने किस किस तरीके से क्या काम किया। अब वो जो कहते हैं ना, जब कोई बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है फ़ौज के ख़िलाफ़, तो वो कह देते हैं ये हमारा अकाउंट नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है। इससे बात नहीं बनती। जिन्होंने जो काम किया है वो पता होता है। पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान की आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2-3 चीज़ें थी, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर दी। एक तो वो जो दुश्मन के बारे में बात करनी होती है वो कर दी, फिर पाकिस्तान के अंदर जो मैसेज देना था दे चुका। और तीसरी बात यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई, जो कौमी असम्बली के अंदर एक सीक्रेट ब्रीफिंग जिसमें सारे MNAs मौजूद थे, वहाँ जो मैसेज गया, यानी पहला नंबर ये था कि जी आप TTP को लाए, जो गलत फैसला था, आप पार्लियामेंट हैं, आप फैसले करें, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ही फैसला करते हैं। और तीसरा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। और चौथे, उन्होंने ये बात कही कि जी आप क्लियर कर लें कि हमने इलेक्शन के हवाले से जो ब्रीफिंग देनी थी दे दी है। वजारत दिफा का जवाब भी जा चुका है, DGI चीफ जस्टिस को बता चुके हैं, और अफवाज पाकिस्तान हुकूमत साहब मुझे ये बताइए कि मदद के लिए ये जो ताल्लुकात की नोयत है फ़ौज और इमरान खान की, क्या इस वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं?
नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन डिले जो भी हो रहा है ना, ताल्लुकात तो है ही नहीं। आप ये क्लियर कर लें कि वो जो पीटीआई के अपने लीडर्स के बयान आते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी हमारे लिए रास्ता नहीं खुला, लेकिन जो रास्ता खुला है, सदर मुमलिकत ने जितनी दफ़ा बात की है, जो कोशिश की है, उन्हें बताया गया कि आपको जो बात करनी है हुकूमत से कर लें। आप हुकूमत के साथ नहीं कर रहे बात। जब आप हुकूमत से बात नहीं कर रहे तो जवाब आपको आ चुका कि जी हम इस सियासत में इसका हिस्सा नहीं बनने के लिए तैयार, कि आप आएँ मिलें। आपको पता है ना कि वो जब जुबैर साहब को जवाब दिया था DGISPR ने, आपके जहन में है ना, कि जी वो सियासी रिक्वेस्ट लेके आए थे, तो जनरल बाजवा की तरफ से जवाब दिया गया था ना, और वो ओपन जवाब दिया गया था। अब नए आर्मी चीफ के साथ नए DGISPR के आने के बाद टोटल एक साइलेंट था, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। मेरा ख्याल है कि मैसेज सब तक चला गया है, और आज इसीलिए टिकटों की तकसीम के ऊपर पीटीआई के लोग कह रहे हैं 14 मई को तो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा ये तकसीम भी दोबारा होगी। और जिन लोगों पर इल्ज़ाम आए हैं उनमें से कई लोग उस रिव्यू कमेटी में शामिल हैं, जिनके ऊपर मुबैना तौर पे ये इल्जाम आया कि इन लोगों ने गलत टिकट दिलवाए हैं कुछ पैसे वैसे करके। सर आते हैं इस पे। और हर पॉपुलर सियासी जमात में ये काम होता है। बिल्कुल ठीक सर। नज़ीर लगारी साहब, DGISPR की प्रेस को आपने सुनी, अगरचे वो कह रहे हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं फौज का, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब के जो मानने वाले हैं इस वक्त जो मेजॉरिटी में हैं वो कन्विंस हो पाएंगे, और क्या जो मौजूदा ताल्लुकात की नोयत है इमरान खान और फौज के दरमियान, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं, क्या इसी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे वक्त पे? मेरा ख्याल है कि ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि किसी पार्टी के साथ ताल्लुकात हैं या किसी पार्टी के साथ ताल्लुकात नहीं हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जनरल बाजवा के बारे में रोज़ाना इमरान खान एक नया इंकशाफ करते हैं, एक बड़ी गाली भी देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा उन्होंने क्या फलां काम भी उन्होंने किया। तो वो हमेशा एक पेज पर रहे हैं, और जो चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं वो ठीक थी, और जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती हैं कि वो उनको ज़ाहिर नहीं मानते हैं और उसके खिलाफ भी बात करते हैं। मेरे लिए बहुत सी बातें हैरान कुन हैं। मेरा सहाफ़त से ताल्लुक़ है 45 से 50 साल का। मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ, मुझे हैरत इस बात पर है कि बहुत से हमारे वो दोस्त जो हमारी बातों से और वो जो कहते थे कि नहीं जनाब क्या बात है, सारे दर्द की दवा ये है कि हम सिक्योरिटी इदारों की हर बात के पीछे खड़े हो जाएं और हम उन्हीं के साथ चलें, तो हम कहते थे कि भाई सिक्योरिटी इदारों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वही लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारों को एक पार्टी के साथ आकर मिल जाना चाहिए, और जिस तरह से इनको इक़्तिदार में लाया गया था उसी तरह दोबारा लाया जाए। और अब मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं, ना लॉजिक समझ में आती है। मैं इसको समझता हूँ कि ये हमारी फहम से बालातर है कि हमारे वो दोस्त जिनकी शनाख्ती हुई थी कि वहीं से उनको जहाँ से नामा व बयान खबरें उठाते थे, जिस गली से वो जाकर खबरें लेते थे, जिस जगह पर उनको खबरें मिलती थी, उसी गली के लोग जो हैं अब भी वो उस तरफ खड़े हुए हैं जहाँ फौज खुद नहीं खड़ी हुई है। या तो ये दोहरा मयार है कि जनाब शेख उधर भी हैं और उधर भी हैं, या फिर ये है कि उन्होंने कोई खास लगारी साहब मुझे एक बात बताइए, आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, पहले यस और नो बताइए, फिर मैं अगला सवाल पुट करता हूँ। 14 तारीख नहीं देखें, इलेक्शन तो 90 दिन में ही होने चाहिए थे, मगर अब नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगारी साहब इससे क्या कोर्ट की काफी हद तक नहीं हो जाएगी अगर 14 तारीख को इलेक्शन नहीं हो पाएगा? मुल्क की, कौम की, आइन की जो हतक हो चुकी है उसका क्या करेंगे? सियासत की जो हतक हो चुकी है वो उसका क्या होगा? सियासत की पूरी बसात की हतक हो चुकी है, उसका क्या किया जाएगा? सियासत में लोग इसलिए मुंतखब होते हैं कि मुंतखब होने के बाद अगर उनको एक दिन अपोजिशन में बैठना पड़े तो सारे के सारे रिजाइन देकर चले जाएं। नहीं, लेकिन वो सुन ले जरा, वो इमरान खान ने बड़ी लॉजिक बताई है उसकी। सर एक मिनट, आपके साथ ही बात कर रहा हूँ लगारी साहब। इमरान खान साहब ने बताया बेसिकली उन्होंने असेंबली क्यों तोड़ी पंजाब की, और सुन लें जरा, उन्होंने बाजवा साहब का रेफरेंस में बात की है। लगारी साहब, जिनको गद्दार कहा, जिसको मीर जाफर कहा, उनके कहने पे उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ दी बाजवा साहब के कहने पे, तो आपके ख्याल में ये इमरान खान के पॉलिटिकल इंटेलेक्ट का इजहार हो रहा है या ये उनकी बेबसी का? आपकी राय क्या है इसके ऊपर? मुझे बात, आप जिस तरह से पूरे मुल्क के लोग हैरान हैं, मैं भी हैरान हूँ। बात यह है कि 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने 16 नवंबर को या 26 नवंबर को इन्होंने ऐलान किया कि जी हम इस्तीफे दे देंगे। अब तो वो चले गए, अब वो हैं भी नहीं, उनकी गारंटी भी नहीं है, और वो उनके ख्याल में जिनको वो चाहते थे वो भी नहीं आए। ज़ाहिर है जनरल फैज़ भी नहीं आए, अब आ गए जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर आ गए हैं। अब उनके आने के बाद भी अगर जनरल
अब बाजवा इतने इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि इनसे असेंबली तोड़वा दी, तो फिर तो कमाल की बात है। फिर आप सियासत क्यों करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं कि आप जनाब अपने तौर पर आजादाना पहले राइट, पॉइंट आ गया सर आपका। उनके खिलाफ। अदर जावेद साहब, लंदन में क्या खबरें हैं? ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं और ये जो बयानात आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तो टस से मस फिर भी नहीं हो रहे। मतलब हालात जितने इलेक्शन के बन जाए या ना बने, उन्होंने तो नहीं आना पाकिस्तान, ऐसे ही है। कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब कल जद्दा से वापस पहुंचे हैं लंदन, और उस दौरे के बाद जो आपने तकरीबन 2 वीक का दौरा था उनका, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन आपको मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अगर नवाज शरीफ को आप बाहर रखेंगे, आपने ये बात देखें, आपने बात की मकबूलियत की, इमरान खान साहब को आप कहते हैं पिछले 1 साल में उनकी जो मकबूलियत बढ़ी है, मकबूलियत का पैमाना क्या है? उसका पैमाना तो सर्टिफिकेशन तब होगी जब वोट पड़ेंगे। जब 1 साल पहले यही इमरान खान था जो सब गैर, भाई वो 1 साल पहले गैर मकबूल था, अब मकबूल तरीन है। हालात क्या है? जी बिल्कुल। आप ये कहना तो नहीं चाह रहे कि इतने मकबूल इमरान खान नहीं है कि पीडीएम को नवाज शरीफ को बुलाना पड़े मुकाबले के लिए? वो नवाज शरीफ वहीं रहेंगे बाहर लंदन में। आप ये तो नहीं कह रहे कहीं? कामरान साहब, मैं एक आपको बात से, जो पहले भी चंद दिन पहले भी मेरी आपसे जब बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि ये इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, ये इलेक्शन नहीं होंगे, हुकूमत हर लेवल पे जाएगी अगले चंद दिनों में, और मामला जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा समझ लें कि हुकूमत ने तहैया कर रखा है। नहीं, हुकूमत क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो तौहीन अदालत लग जाएगी शहबाज शरीफ के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर साहब पे। तो फिर क्या होगा? नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, फिर क्या होगा? आप इस वक्त जो ये पीडीएम की हुकूमत समझती है कि जो मौजूदा जुडिशरी का सेटअप है इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, ये बात मैं आपको यहीं पे फुल स्टॉप कह देता हूँ। अब इसके बाद वो ये कहते हैं कि 16 सितंबर के बाद इलेक्शन हो तो 16 सितंबर को क्या हो रहा है? उनका जो खदशा है, बहुत सारे मुबसरीन के जो है, जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये जो चीजें हैं उनका ये कहना है कि मामला जो है पीटीआई के साथ फिक्स करके खेले जा रहे हैं, ये इनका इल्जाम है। भट्टी साहब, आप एग्री करते हैं कि इलेक्शन के मामला जुडिशरी खेल रही है? हुकूमत का ये 1 पॉइंट एजेंडा है। जी अदर साहब पॉइंट आपको आ गया, मेरे साथ रहिएगा जी। और जिस तरह वो उमर अता बंदियाल साहब की सास की मुबैना ऑडियो आई है, उसको जिस तरह पेश किया जा रहा है कि घर वालों की एमा पे फैसले हो रहे हैं, पॉपुलैरिटी की बेस पे फैसले हो रहे हैं, दुआओं के हसूल के लिए फैसले हो रहे हैं। सर, कोर्ट की नेक नामी हो रही है, कोर्ट की बदनामी हो रही है, क्या हो रहा है? और कोर्ट के पास वो इखलाकी पावर है कि अपने फैसले इंप्लीमेंट करा सके? देखिए, पहली बात तो ये कि क्या मिसाल के तौर पे कि कितना बुरा वक्त आ गया, कितना लो लेवल का घटिया वक्त आ गया, माजरत के साथ लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, कि अब बात ख़वातीन की ऑडियो लीक्स तक आ गई है, टेलीफोन टेपिंग तक आ गई है, सास तक पहुंच गई है। यानी ये तो छोड़ दीजिए कि ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, प्राइवेसी है, या ये जो भी है। और ये जब मरियम नवाज साहबा की आई थी तो उन्होंने कहा था, तो हमने उनका भी साथ दिया था कि भाई आप ठीक कह रही हैं कि ये जो टेप होना और फिर आगे होना। दूसरी बात है वो कर क्या बात रही थी, फॉर एग्जांपल एक उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करती कि मार्शल लॉ लगने, यानी ये तो बिलावल ने भी कहा है कि इस ऑडियो को माइनस भी कर दे माइनस अदालत अगर फैसला इस पे बात सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहली बात, अच्छा तो ये सारे हर बंदा दूसरा बंदा यही बात कर रहा है कि अगर ये इस तरह 2 ऑप्शंस हैं इस वक्त नज़र जो आ रहे हैं, एक तो पॉलिटिकल जमातें बैठ जाएं, दूसरा अगर नहीं बैठेगी तो ज़ाहिर तसादम में लड़ाई है इदारों की। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डंडा लेके जाके इम्प्लीमेंट तो नहीं करवाना ना। अगर आपने आइन का खिलवाड़ कर दिया, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खिलवाड़ कर दिया, अगर आपने सुन लीजिए यानी अब मेरे दूसरे एक आइन का खिलवाड़ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खिलवाड़ कर दिया, आपने पार्लियामेंट को ला के खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इतनी अजीबो गरीब चतर चलाकी की कि वज़ीर आज़म और काबीना अप्रूव कर रहे हैं 21 अरब और नीचे आके तो वो डिसअप्रूव कर रहे हैं। अब ये आपने जो सवाल किया था कि क्या होगा, क्या इखलाकी है, पावर रहेगी कोर्ट के पास। देखें, इखलाकियात, असूल, मंतक तो फारिग हो गया, आइन फारिग हो गया, सुप्रीम कोर्ट फारिग हो गई।
अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट मिसाल के तौर पे 14 मई को तो वैसे भी होते नज़र नहीं आ रहे, अगर इसी वक्त सारा, क्योंकि वो सारा जो इतने इंतज़ामात मोबिलाइज़ करना, सिक्योरिटी, ये वो सारा, और अगर ये 14 मई को ही करवाने थे तो पीडीएम और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स ने इसको सियासी बहरान, आइनी बहरान, अदालती तकसीम तक क्यों ले गए? अब होगा क्या? अब दो ऑप्शंस हैं, या तो बैठ जाएं पॉलिटिकल जमातें। आज सोहेल वड़ैच साहब हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वो इमरान खान से मिल के आए, वो एक दिन में भी तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अक्टूबर से पहले और कोई दरमियान की डेट रखें। अब मुझे नहीं लगता कि आइन के साथ क्यों, यानी मुझे पता नहीं कहाँ से लगता है कि ये चीफ जस्टिस इतने असरअंदाज हो जाएंगे आके कि उसमें वोट डाल जाएंगे और पता नहीं कर जाएंगे क्या कर जाएंगे। उन्होंने एक ली है, फुल कोर्ट बन जाता, ज्यादा अच्छा हो जाता। तो अब ये आपसे बात जी, अदर साहब क्या कह रहे हैं आपने? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल अरशाद भट्टी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। जो आइन से खिलवाड़ हुआ, जो 63A में पंजाब असम्बली के मामले में आइन से खिलवाड़ हुआ, उसके बाद जो चीज़ें हुई, एक CCPO का मुकदमा था, उसमें 2 जज साहब को याद आया, उन्होंने सोमोटो लिया, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा, फिर उसके बाद 9 का बेंच था, फिर 7 का रहा, फिर 5 का रहा, फिर 3 का रहा। पॉइंट क्या आपका? एक तंदाज़ा है कि वो 4 पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में आइन का तो किसी ने ख्याल नहीं रखा। जहां पाक फौज जैसे इदारे के साथ हमने जो हाल कर दिया, यहाँ पे कामरान साहब जो साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, बरतानिया में हो रही है, अमेरिका में खिलाफ हो रही है, इतनी खौफनाक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस यहाँ पर कौन कर रहा है साजिश, उसका नाम दो। इवन ये लोग कह रहे हैं कि क्यों जी भट्टी साहब, आपको नहीं पता सर? अब मैं नाम लूं, मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं आमिर इलियास राणा साहब से खासतौर पर पूछता कि भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं ना कि ऑडियो जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाती मामलात है, तो फिर इसको इतना क्यों उछाल रही है गवर्नमेंट? नंबर 1, और अदालत का इस्तेहकाक और रूल ऑफ लॉ कहाँ चला जाएगा? ये शायद पहली दफ़ा होगा कि एक डिक्टेटर के बजाय सियासी जमातें मिल के हुकूमत की, क्यों जी भट्टी साहब, वो इलेक्शन को आगे लेके जा रही है। इससे पहले डिक्टेटर लेके जाते रहे ना, जियाउल हक ने तोड़कर 90 दिन का वादा पूरा नहीं किया, मुशर्रफ साहब ने नहीं किया, दूसरों ने नहीं किया। ये पहली दफा होगा कि अब सियासी जमातों ने प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं। डिक्टेटर क्या करता है? इलेक्शन सर ब्रेक के बाद, डिक्टेटर मैंने 2 जुमले, अब वो ब्रेक में कैमरा आ गया ना मेरे पे, अब आप पे नहीं आएगा। अच्छा, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे जी। लो जी आमिर भाई, बात ये थी जहां तक पहुंची, बात आ गई है अदालत आइन की इज्जत की। वैसे है इस मुल्क में पहले दिन से। आमिर साहब वो कह रहे ऑडियो कोई मसला नहीं है, और 14 तारीख को अगर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चले ऑडियो को आप साइड में भी जाने दें, 14 को अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इंप्लीमेंट नहीं होता तो क्या कोर्ट की इज्जत रह जाएगी? इज्जत जो है ना सब इदारों की बड़ी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इंसाफ होता है और वो अल्टीमेट आर्बिट्रेटर हैं पाकिस्तान में, दुनिया में, जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट फाइनल होती है, उसके बाद तो अल्लाह ताला होता है। बिल्कुल। लिहाजा उनकी इज़्ज़त और तकरीम इसीलिए ज़्यादा होती है कि इन्हें फ़ैसले सोच समझ के करने चाहिए। जस्टिस अनवारुल हक मौलवी मुश्ताक का पर्सनल वेंडेटा भुट्टो से था, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट के गले में उनका रेफरेंस भी पड़ा हुआ है कि वो इंसाफ नहीं था और वहाँ पे पर्सनल ज़ातियात आई हुई थी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की फैमिली, उनके पीछे बंदे भागना करना, और इन्हीं जजेस का उनके साथ वो सवालात करना जो चीफ़ जस्टिस साहब ने इस दफ़ा कहा कि मैंने खामोश पैगाम दिया है, तो तफरीक तो ख़ुद पैदा कर दी। फिर जब आपने आर्टिकल 63A की तशरीह के नाम पे री राइटिंग की, तो उसने इस जो आज आपके पास और हमारे पास मुल्क की तबाही का सियासी बहरान आ चुका हुआ है सामने, और वो संभलने से संभाला नहीं जा रहा, ये उसका शाखसाना है। आप सही फरमा रहे हैं, या आप तारीख जो रिसेंट तारीख बता रहे हैं आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आप मुझे पता है आप एक जवाब तो आपने देना है मुझे, वो वाला जब सजाद अली शाह ने लेटर लिखा था वो वाला मामला तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त भी आर्मी चीफ ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट किया था और अब भी करेगी अगर इस तरह का, तो समझे वो सूरत, वो सपोर्ट भी अदालत के पास नहीं है कि दिफाई इदारे सपोर्ट में आ जाए, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए। What will be the picture of Supreme Court of Pakistan in the eyes of the people of Pakistan कि जब सुप्रीम कोर्ट एक बेबस इदारे के तौर पे खड़ी होगी 14 मई के बाद, अगर इलेक्शन नहीं हो रहा होगा जो कि चांसेस नजर आ रहे हैं, तो वो क्या सिचुएशन होगी? वो पाकिस्तान की अदालती आईनी जमहूरी स्ट्रक्चर के लिए क्या उसकी इंप्लीकेशंस होंगी?
देखें, जब मॉरल अथॉरिटी आप ख़राब कर चुके हों और आप ये कहें कि ऑडियो वीडियो 2 ख़वातीन की हैं और उसमें जजेस मोहतरम के नाम आएँ और उनका जवाब भी वो बताएं और वो कहें कि वो कम वक्त मार्शल्ला भी नहीं लगा रहे, और वो फिर वो कहने वाली खातून कौन है कि जनाब वो ख्वाजा तारिक रहीम KTR के नाम से जो मशहूर हैं, कि उनकी अहलिया जो दरख्वास्त देंदा हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो गुफ्तगू कर रही हैं, वो किससे साकिब निसार से बात कर रहे हैं, ख्वाजा तारिक रहीम के मरियम को ठोक दो, नहीं वो फलां तो कर दो, ये सारी अता बंदियाल आपको साहब एक की सास सीक्वेंस से में मुबैना देखनी सास से बात कर आप रहे थे। इनको वो जो मैडम थी नहीं, जो, वो खुशदामन तारिक से रहीम बात साहिबा कर की रही जो। हैं ख्वाजा तारिक रहीम जी, की जी। अहलिया जी, उनकी वो, अहलिया। लेकिन ख्वाजा तारिक रहीम साकिब निसार साहब से दूसरी दफा हाँ जी, बात वो कर भी रहे हैं। सही है। एक ही बात हो रही है, आप इन सबको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट, आज मलिक अहमद बड़ी अच्छी बात कर रहे थे ना कि जहां पे फैमिलीज को दूर रखना है, जब आया है तो क्या किसी की तरफ से वजाहत आई, क्या किसी ने कहा कि ये गलत बात है, तो मुझे बता दें, तो फिर तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर वो मॉरल अथॉरिटी जो भुट्टो साहब के केस में खोई गई थी वो आज भी नहीं रही, आपकी सैंक्टिटी नहीं रही। आप फायद ईसा को तो कहते हैं कि जिस इमरान खान ने बाद में माजरत की वजारत उज़्मा से हटने के बाद कि मुझे ये केस रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, उसके खिलाफ इसी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जनाब के अपने असासे मौजूद हैं, तो आपने उनको हटा दिया कि आप मैं तो उनका वैसे केस एक भी बात सुन पे सकते हैरान हैं। हूँ, तो आप यहाँ तमाम पे भी पैनलिस्ट से इस- एक बात बताऊं जी, जी। दस्तबदस्ता, आमिर भाई आपसे, भट्टी साहब आपसे भी, लगारी साहब, अदर जावेद साहब से भी, कि भट्टी साहब मेरी आधी फैमिली जो है ना वो एक सियासी पार्टी की परस्तार है। मैं जब रोज शो करके घर जाता हूँ ना, रोज मुझे अपने घर के जो खून के रिश्ते हैं ना, वालदैन की बात कर रहा हूँ, वो मुझे कहते हैं कि जी आज आपने क्या कर दिया, उसको फला, उस बंदे को ये क्यों कह दिया, ये क्यों। लेकिन मैं तो कभी प्रेशराइज नहीं हूँ, हालांकि मैं जज नहीं हूँ। मतलब मेरी वालदा भी अगर ये कहे ना कि उनकी किसी से पॉलिटिकल एफिलिएशन है या उनको कोई लाइकिंग है किसी से पॉलिटिकली, और उसकी बेस पे वो मुझे ये कहें कि तूने आज जो शो किया उसके खिलाफ बात कर, खिलाफ, वालदा का एहतराम अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आपका ज़मीर क्लियर है, हालांकि मैं जज नहीं हूँ, वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, आप किस तरह डंडी मार सकते हैं और एक जज किस तरह कर सकता है जो जजों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी फैमिली मेम्बरों से, यार एक जज की तो ट्रेनिंग ही डिफरेंट होती है, मेरी तो वो ट्रेनिंग भी नहीं है। तो ये किस तरह हो गया, हो रहा है? नहीं, कामरान साहब, अच्छा, कामरान भाई जी, कामरान भाई बात सुने मेरी। सर जज के कोड ऑफ कंडक्ट में क्यों लिखा गया है, इसीलिए लिखा गया है। और जजेस की फैमिलीज हों या वो वकला के हों और उनके मैसेजेस फैमिलीज के हों, उसके ऊपर जजेस के जवाब का मुबैना तौर पे बताया जा रहा हो और उसकी वजाहत ना आए, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट वहां सामने खड़ा होता है। सर आके। मैं आपकी आपके बात को ऊपर आगे जो बढ़ाते हुए कह प्रोग्राम रहा हूँ हो कि ये है, कैसे उसकी पॉसिबल बाइंडिंग है, लेकिन ये एक जज से रिस्पेक्ट करना, नहीं, मतलब हमारे ये पास क्यों एविडेंस कहा नहीं है कि गया इन्फ्लुएंस हुआ होगा है? जज। देखें उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात क्यों लिखी गई है। सर मैं तो कह रहा हूँ, इसलिए ये मैं लिखी गई है एज अ कि ये सहाफी बहस भी नहीं मेरा होनी कोड ऑफ चाहिए। कंडक्ट है, चाहे लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, कि आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना मैं जाती भी ख्वाहिशात मैं पे। यही कह रहा हूं कि उनके चाहे वो ऊपर आपका तो माँ कह रही हो, बाप कह रहा हो, इतनी बड़ी भट्टी साहब बाइंडिंग हो जाती है। पॉइंट आ गया सर। भट्टी साहब फिर लगारी साहब। जी भट्टी साहब, देखिए पहली बात तो ये कि किसने कहा है कि वो मुतासर हुए हैं, कोई उनकी जो खुश दामन है मुबैना तौर पर, मुबैना दोनों कहते हैं अभी क्योंकि कोई उनकी जो ऑडियो मुबैना है, हाँ, खुश हाँ, दामन तो शायद हाँ, मुबैना नहीं ना हो। मुबैना ऑडियो की, उनकी जो सास साहब हैं वो कह रही हैं कि मैंने यानी बंदयाल साहब से बात कर रही थी कि आप ये फैसला दें, जो वो ऐसी बात नहीं वो जो उनकी बेगम है वो उनसे कर रही। ये एक पूरा माफिया है, ये पूरा एक मुनज़्ज़म मुहिम है, किरदार पर, कंडक्ट पर, फैमिली पर ये चलाई जा रही है। ये एक तज़ीकी मुहिम चलाई जा रही है, किरदार कुशी की जा रही है, ये मुसलसल एक तसलसल है। और आजकल पीडीएम के फ़ोन ही महफूज हैं, वो कोई मशवरे नहीं लेते होंगे, कोई नहीं देते होंगे। ये आप किसे कह रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, हाँ। मैंने ऑडियो तो नहीं निकाली। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आजकल तो तरीके इंसाफ को पीडीएम के फ़ोन इस्तेमाल करने चाहिए, वो ज़्यादा महफूज हैं। यानी कोई पिछले 34 मिस आई हैं ये ऑडियोज वीडियोज, ये खुदा का खौफ 2-3 के अलावा सारी एक ही तरफ ही आई जा रही। और अगर साइबर नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात मुझे बताइए, क्या राज फाश हो गया इन दोनों आइडियोज में? क्या गैर आईनी और गैर कानूनी हुआ? एक ख्वाजा, आप जब साकिब निसार को कहेंगे, साकिब निसार को जब आप कहेंगे बाबा रहमते डैम वाले तज़ीकी करेंगे ना, करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे। और दूसरी बात ये है कि क्या गैर आईनी गैर कानूनी काम हुआ। तीसरी बात ये है कि क्यों यार खुदा के लिए क्या कसूर है उमर अता बंदयाल का? 90 दिन में इंतखाबात करवाओ।
इसके अलावा कोई कह रहा है मुझे दौलत दो या मेरे पॉइंट आ गया बच्चों आपका, को, लगारी साहब। यही कसूर है ना। कसूर करवाएंगे क्या है हर इलेक्शन कोर्ट का? आज की आइन कोर्ट तोड़ा का क्या आपने, कसूर सुप्रीम है? कोर्ट एक आइन हाँ तोड़ा, जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तोड़े, भी कह जमहूरियत रहे का हैं, सभा सत्यानाश हम भी कर कह रहे दिया, हैं 90 दिन वोट में को इलेक्शन इज्जत करा दे लें। 2 का खराब कर दिया। करा लें 90 और दिन में पता इलेक्शन। करते क्या ये हमारे केपीबी लीगी पाकिस्तान का लीगी हिस्सा सारे है। सियासतदान लीगी करते क्या ये जो पीडीएम वाले केपीबी पंजाब का यानी हिस्सा, कहते हैं कि पाकिस्तान का 90 हिस्सा दिन है। में इंतखाबात केपी में भी होने 90 चाहिए दिन यार, में इनको इलेक्शन चुप होने कराने चाहिए। नहीं ये बोला, बात चुप दोनों कराने आमिर होनी भाई, नहीं। एक मिनट, सिर्फ एक इनको मिनट। चुप कर, क्विकली मैं- बोलने मैं- दो, आप भी खत्म कर दें मिसाल के तौर पे कहते ये सारे ये पीडीएम वाले कि एक तरफ से इंतखाबात हों, इंतखाबात हों मगर 90 दिन में हो, मगर यार उनकी पॉपुलैरिटी नहीं, वो चाहते नहीं। अच्छा लगारी साहब, बात ही जो आज मरियम अदालत नवाज की ने इज्जत की, जो है लेवल वो at प्लेइंग stake है फील्ड, या नहीं तराजू का आपके नजदीक? पलड़ा, लेवल प्लेइंग फील्ड, बस सिंपल सी बात है। लगारी साहब, कहता हूं कि एक तो ये कि 90 दिन के अंदर इनके बस में था और इन्होंने नहीं कराया, इन्होंने आगे जाने दिया। 106 दिन तक सबने कबूल कर लिया, प्रेसिडेंट ने कबूल कर लिया कि जी हाँ 106 दिन में कराना, जबकि फैसला ये है कि 90 दिन में कराने। 90 दिन में कराए जा सकते हैं। 90 दिन में उस वक्त हो सकते थे जब मार्च का फैसला दे रहे थे तो 1.5 महीना बाकी था, आप करा सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे कर दिया, 14 दिन और आगे हो गया और 30 अप्रैल तक गया, 16 दिन आगे हो गए। तो इस पर किसी ने एतराज नहीं किया, ना सदर ममलकत ने, ना पीटीआई ने, ना इमरान खान ने, और ने कहा जी ठीक है 30 अप्रैल को करा लें। तो फिर 90 दिन तो गुजर गए। जब 90 दिन गुजर गए हैं तो फिर आप प्ली नहीं ले सकते जनाब वो हो आप 90 दिन में कराएं। अच्छा उन्होंने कहा 122 दिन में जाकर गए, हाँ हाँ ठीक है 90 दिन में कराएं। भाई 90 दिन कहाँ है, 122 दिन कहाँ है, कुछ तो एक बात करें। दूसरी बात, ये कैसे हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई आ गया है और किसी मनसब पर भी फैज है और किसी आला तरीन मनसब पर चला गया है तो हम उनकी पारसाई को जो है वो बाद में भी साबित हो। हमें जस्टिस मुनीर से लेकर साकिब निसार तक जितने भी हैं, हम इनके 50 लोगों के नाम गिना सकते हैं जिन्होंने ना आइन के मुताबिक फैसले किए, ना कानून के मुताबिक फैसले किए, ना ज़मीर के मुताबिक फैसले किए, ना अखलाकियात के मुताबिक फैसले किए, किसी तरह से भी इस तरह के फैसले नहीं थे। ये जो अभी हवाला दिया गया है आमिर लियास राणा साहब जो कह रहे हैं ये नया आइन लिखा गया है, ये कैसे लिखा गया था? उस वक्त कोई आइन सामने नहीं था, पॉइंट आ गया जी। सामने नहीं थे। जब इनको इनके हवाले करने के लिए इक़्तिदार जब ये किया गया कि जनाब तो लगारी साहब फिर किया अगर सारी बातें अपनी जगह पे, तारीख अपनी जगह पे, डार्क जस्टिस की तारीख अपनी जगह पे, बात ये है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इंप्लीमेंट नहीं होता तो फिर पाकिस्तान कहां खड़ा है, आइन कहां खड़ा है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं बार बार। इससे पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, इमरान खान साहब को कहा था कि पंजाब में आप बल्दियाती इदारे बहाल कर दें। 2 साल तक तमाशा होता रहा, एक दिन पॉइंट आ गया आपका जी। आप वही अजहर जावेद साहब, इंग्लैंड के अंदर जो है क्या सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर है जितनी पाकिस्तान में, या सुप्रीम कोर्ट की फैसला अगर कुछ तरह का होता तो इंप्लीमेंट ना हो जाता? प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी जिस तरह का यहाँ पीडीएम जो है फैसला नहीं मानती फिर रही? सवाल पूछा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान के पास कौन सी ताकत थी कि उन्होंने नहीं माना था? ठीक है सर, लगारी साहब जी जी साहब एक आज कामरान साहब, इस तरह के जो कोड ऑफ कंडक्ट है यहाँ के अदालतों का, अगर मैं माजरत के साथ अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट पाकिस्तान में लागू हो जाए तो 80% जजेस ही ना हो। मैं आपको ये यहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कहता हूँ। उस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आपका कोई जज अपने केस के दौरान ना कोई सोशल मीडिया देख सकता है, ना मीडिया देख सकता है, ना उसके हवाले से किसी से रब्ता कर सकता है। इन हालात में अगर आप साकिब निसार साहब के मामला देखें जो नवाज शरीफ के साथ उसने किया, जैसे उसने पनामा के नाम पे अकामा पे नवाज शरीफ को नाअहल करवाया, 26 उसने कहा रोज की बुनियाद पर समाअत करके जुलाई इलेक्शन से पहले दोनों बाप बेटी को आपने नाअहल करना है, सजा देनी, अंदर करना है। क्या आपको जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का नहीं याद तो ऐसे आप कह रहे हैं इस तरह का कोर्ट बरतानिया में नहीं है? साकिब निसार इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट, मैं कहता हूं ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बरतानिया वाला अगर पाकिस्तान में नाफिज हो जाए तो 80% जजेस यहीं पे रुकिएगा। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में? यही मेरे साथ रहेगा कामरान साहब। जी जी भट्टी साहब। अच्छा बात ये है भाईजान के ये कोड ऑफ कंडक्ट अगर इंग्लैंड का इधर लागू हो जाए ना तो अजहर जावेद कायदे मोहतरम जो है कभी यानी ये आई ना इधर यार, जो ये कोड ऑफ कंडक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, इस तरह आइन का खिलवाड़ और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खिलवाड़, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ा। एक कानून है, एक कानून है, मैं नहीं बोला यार इनको, जब बात नहीं होती। बारी आपने अजहर साहब क्या कह रहे हैं? उसके बाद भराऊंगा जी अजहर साहब। एक सिर्फ है, एक सिर्फ अजहर जावेद साहब से कि मैंने सुना है कि बरतानिया में अनडिक्लेयर्ड वेल्थ अगर निकल आए और पता हो कि ये कामरान शायद की और अनडिक्लेयर्ड है
उस पे जवाब देना पड़ता है। रुक जाइए अदर साहब, रिस्पॉन्ड करें, वन बाय वन होना चाहिए। हाँ जी अदर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी, मैं बिल्कुल, अगर अनडिक्लेयर्ड वेल्थ निकल आ जाए तो वो उस बंदे को छोड़ना पड़ता है, और अगर अनडिक्लेयर्ड औलाद निकल आए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं उसकी सियासत में कोई गुंजाइश। पाकिस्तान में आप कहते हैं कि वो भी साबित चल रहा है केस, आपको कहा 80 पर नहीं कह, सुन ले, आपको केस चल रहा है हमारी अदालतों में। बात ये है अरशाद साहब, अगर यहाँ का निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान में नाफिज हो जाए तो 80% सियासतदान भी ना हो, 80% जजेस भी ना हो। अब हालात ये है कि एक शख्स के लिए अदालतें जो है, मैं नहीं कह रहा, इल्ज़ाम लग रहा है कि उसको मोम की नाक बना दिया गया है। जिस तरह वो साफ फरमाते हैं अदालतें उधर टिल्ट कर जाते हैं। पिछले 1 साल में आप कहते हैं मकबूल हुआ है, मुसलसल नाकाम हुआ है इमरान खान। चलिए ये पॉइंट आ गया आपका। अच्छा मैं आमिर इलियास राणा साहब, एक बात में मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी रिजिडली आइन की पासदारी कर रही है और मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं। आपने मेरी नीयत पे शक नहीं करना, ये सवाल जो उठाने लगा भट्टी साहब। आमिर भैया को मेरी आवाज आ रही है, आप तो आगे से बताते ही नहीं यार कि सुन भी पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे मुझे। अच्छा खैर, मैं ये कह रहा हूं आमिर साहब कि जिस रिलीजियसली 90 डेज की डेडलाइन को फॉलो कर रही है सुप्रीम कोर्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद मजीद एक्सटेंड जो है हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर सियासी पार्टियां फैसला कर लें आपस में, और इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि जुलाई तक उनको कोई एतराज़ नहीं। तो अगर इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट में ये कह दें जाके कि जनाब जुलाई में अगर इलेक्शन होता है तो ये पंजाब में 14 मई को कराने में कोई इशू नहीं है, 14 मई को बेशक आप ना करें, तो सुप्रीम कोर्ट बादिल नजर में क्या वो भी मान लेगी? और अगर ये सब कुछ इस तरह चल रहा है तो फिर 90 डेज का जो रेड लाइन है वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद भी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। भट्टी साहब सवाल कैसा है? जवाब देंगे आमिर इलियास साहब, देंगे फिर आइन के अंदर बेशुमार चीजें हैं जो 90 डेज के अलावा भी अपने वक्त के मुतकाजी हैं। क्लियर हो गया जो अतर मिनल्ला ने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट को सवाल ये लेना चाहिए कि जनाब ये असम्बलियां तोड़ी किस तरह। वो जो 6 सितंबर या 5 सितंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी उसकी जनवरी में तोड़ी असम्बली। जनाबे वाला हर चीज 90 डेज पे नहीं है। और केपी पाकिस्तान का हिस्सा में पहले भी आपको कह रहा था, आप उसको कैसे काट सकते हैं? वहां पे इलेक्शन के लिए आपको कोई नहीं नजर आ रहा, वहां सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। आप अगर कहते हैं कि सियासी जमातें बैठे तो सबसे पहले फुल कोर्ट बिठा लें। ये ना हो कि कल को कुछ और हो रहा हो, क्योंकि अब वो नोटिफिकेशन हो चुका है, सस्पेंशनें यहाँ पे बेशुमार हुई हैं, फैसले बेशुमार हुए हैं और उनके उलट भी बेशुमार हुए हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा फसाद नजर आ रहा है। परसों अगर कुछ और होता है, अभी तो देखें ना, परसों तक उन्होंने मांगा है, फौज ने तो आज क्लियर कर दिया, DGISPR ने, और कुछ किया या नहीं किया, उन्होंने फौज देने के हवाले से बता दिया कि वो अवेलेबल नहीं है, बड़े क्लियर लफ्जों में, क्योंकि वो आ चुकी हुई है बात। तो आप इलेक्शन किससे कराएंगे? आप नहीं करा सकते, आपको जाना पड़ेगा मुलाकात पे, पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा। आप नहीं करा सकते सिर्फ ये कह के कि हमने फैसला दिया। बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, पॉइंट आ गया जी। मैं आमिर से एग्री करता हूं कि बहुत मुझे तसादम और फसाद नजर, अगर इन्होंने कोई आपस में ना बैठे, गुंजाइश ना निकाली। फसाद कैसे होगा जब सुप्रीम कोर्ट तो खड़ी होगी हेल्पलेसली, नहीं ना गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट में होगी, ना फौज की सपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सर कमाल करते हैं, तरीके इंसाफ वाले सड़कों पे आ जाएंगे, मिसाल के तौर पे कुछ आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे और आके कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। उधर से 26 नवंबर को भी आए थे, वो कह रहे हैं 25 को आया था, कोई बंदा नहीं बाहर आया। ओ भाईजान, इस वक्त बंदा एक नहीं, बंदा है इस वक्त है कि ये आप सोचिए कि अगर जावेद साहब का लंदन होता और इस तरह सुप्रीम कोर्ट को हम वो फैसले दे रही होती और कोई मान ना रहा होता और कह रहा होता कि जाके जो करने, और अच्छा लंदन से उमरे से लंदन, लंदन से उमरे से लंदन, और खैर से वापस चले जाते। और देखिए ये सीधा सीधा ये तराजू और वो कर रहे हैं, वो सारा इशू बुनियादी तौर पे एक है कि इमरान खान मकबूल है, इमरान खान जीत जाएगा। ये आइन को नहीं पता था, वरना ये आइन में लिख लेते ब्रैकेट में कि जब इमरान खान यानी हमारा सियासी मुखालिफ मकबूल होगा, हम मिले ये जो हुकूमत में PDM वाले। और दूसरी आखिरी बात दिल बड़ा आज नहीं, दिल परेशान नहीं है, हैरान है कसम से। मैं नहीं सोच सकता था कि बात सास तक चली जाएगी, मैं नहीं सोच सकता था बात साकिब निसार की ऑडियो तक चली जाएगी, मैं नहीं सोच सकता था ये आइन का इतना खिलवाड़ करेंगे। और ये नहीं कोई बात करता। जिस वक्त आपने मेरी बात तो सुने, एक जुमले, PDM वाले के सरबराह कौन थे? PDM के सरबराह कौन थे? मौलाना साहब क्या चला रहे थे?
असली जमहूरियत खोए मलाई वाली, असली सिविलियन वाले, असली वोट को इज्जत दो भट्टी साहब, और सियासत जिस से आउट वक्त हो। आपने- और किससे डील करके सुन तो गए? ले। फैज हमीद साहब से। मेरे आजम तस्वीर वाली नज़ीर सरकार, तारड़ बात तो साहब, सुन आजम ले। नज़ीर तारड़ साहब क्या कह रहे हैं? बाजवा जिस साहब ने 2 वक्त लगवाए। आपने तमगे और बांटे खैर थे से- ना, मेरी बाप से हाँ, बात और खैर करो, से, हाँ। सुन तो ले। हाँ। जिस आपने तमगे बांटे थे ना, गद्दारी के, मीर जाफरी के, मीर सादकी के, उस वक्त आप सब कुछ भूल चुके थे। हाँ तो अब ये जो सास शास का रोना आप रो रहे हैं ना, ये मजीद रोना है अभी आप। हाँ, नहीं लंबा रोना है। लंबा रोना है। लेकिन इस रोने में मुसीबत ये है कि आइन भी बहुत खत्म हो लंबा रहा भी है। नहीं रोना। ये आमिर आइन भाई भी क्या खत्म कह रहे हो हैं? रहा है, आमिर साहब की बात इस्लाम सुनिए। की तरफ बंद जा बंद रहा बंद। है। जी आमिर भाई, मैंने कहा ये बहुत लंबा रोना नहीं है, ये अपने अंजाम की तरफ जा रहा है, अभी से समेटना है। बड़ी क्लियर बात है। कामरान अजहर ये जावेद लंबा साहब नहीं चल क्या सकता अंजाम ना, होने इसमें लगा शामिल है? हो सकते हैं। अजहर जावेद साहब से पूछे। मैं आपको जो मैं बताता हूँ ना कि इलेक्शन अगर अक्टूबर में भी ले लें तो ये बहुत बड़ी बहादुरी होगी। हाँ, सही कह रहे हैं। मैं आपको जो बहुत सारी चीजें अगले 2-4 दिन में वाजे होने वाली हैं और आपको वाजे हो जाएंगी। यानी अजहर जो जावेद को आइन हमें से अगले 2-4 दिन में खिलवाड़ बुलाना साकिब पड़ेगा। साहब नहीं, ने नहीं, और मुसलसल। अजहर जावेद ने टीजर दे दिया है। 2017 मैं आपको बड़ी मैं जो होने जा रहा है ये आपकी सोच से भी उगर होगा। सास भूल जाएंगे, बहू भूल एग्जेक्टिव जाएंगे। ऑर्डर जो जो 2009 चीजें अब आ रही हैं ना, 2007 ज़हन में जिस- रखें। अच्छा ओए होए होए, वो कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2009 अच्छा, 2007। अजहर जावेद साहब सर आप ऐसे एक बात इमरजेंसी की बताइए। बात कर रहे हैं, अजहर लगाइए जावेद एक मिनट यार, आमिर भाई आप इमरजेंसी की बात जी कर रहे जी, हैं वो वापस लिया जा सकता है, वो बड़ी सोच हो रही है इस पे। किस बात पे? 2009 में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू हो सकता है, तो वो वापस भी लिया जा सकता वो है। जो ये यूसुफ भी रजा सोच गहलोत ने है। दिया था। जी वो जी। जस्टिस इफ्तिखार वो वापस चौधरी लिया की जा बात सकता है। है। डुआ डाई है इस वक्त, डुआ डाई है। लगारी साहब कितने के Executive संगीन, आर्टिकल कितने के के बुरे हालात मजीद हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं, याद आप कर अच्छे रहा हो हूं। जाएंगे, करीब जा रहे हैं। ब्रेक लूंगा जी लगारी साहब की दफा ना, आप सिंध पे जब मामला जाता है ना, आप लोग मिलकर कोई साजिश करते हैं, ब्रेक लूंगा। लो जी, ये खतरनाक गंभीर हालात जो है ना, इसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारा और आपका चोली दामन का साथ रहेगा इंशाल्लाह ऑन द फ्रंट दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। मुझे दीजिए इजाजत।